जी बेटा, आज का जो लेक्चर है वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पढ़े हुए। तो इस सारे जितना भी सिचुएशन है जो हम पढ़ चुके हैं उसके हवाले से थोड़ा सा रिव्यू हमने एक्चुअली रिव्यू क्या लेना है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए अपनी बेसिस जो है वो वापस दोबारा से स्ट्रॉन्ग करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके हवाले से हमने जो चंद एक बातें पढ़ी थी वो ये था कि ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। स्पाइनल कॉर्ड इज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर तीनों तरह के आपको नर्व्स मिलती हैं। आपको जो है वो सेंसरी नर्व्स भी मिलती हैं इसमें, यानी वो नर्व्स जिनमें सिर्फ उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। फिर आपको इसमें मोटर नर्व्स भी मिलती हैं, यानी वो नर्व्स जिनके अंदर सिर्फ उनके एक्सॉन होते हैं जो मोटर न्यूरॉन होते हैं। और आपको मिक्स्ड नर्व्स भी मिलती हैं, यानी मिक्स्ड ट्रैफिक भी मिलती है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि सेंसरी इज मूविंग टूवर्ड्स द ब्रेन। वो नर्व जिसमें मैसेज सिर्फ टूवर्ड्स द ब्रेन जा रहा है, वो नर्व जिसमें मैसेज सिर्फ ब्रेन से आ रहा है, और वो नर्व्स जिसमें मैसेज ब्रेन की तरफ भी जा रहा है और ब्रेन से वापस भी आ रहा है, ये ऐसी नर्व जो है वो वो मिक्स नर्व कहलाएगी। नर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि नर्व एक ऐसा बंडल होता है, न्यूरॉन्स का एक ऐसा बंडल होता है जिसमें न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं, और ये सब के सब जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन डिफरेंट न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स एक दूसरे के साथ एक ही बंडल ऑफ नर्व में मौजूद होते हैं। उसकी मिसाल मैंने आप लोगों को दी थी, जब आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाई थी नर्व की। मैंने कहा था पूरी बॉडी से जो है वो नर्व या तो इकट्ठे होंगे और ब्रेन की तरफ जाएंगे, या वो ब्रेन से आने वाले नर्व होंगे, वो ब्रेन से आने वाले न्यूरॉन होंगे जो सारे एक नर्व में इकट्ठे होकर पूरी बॉडी तक आएंगे। इस तरह से बात जो है वो हमारी ऑलरेडी होती है। फिर इसी तरीके से यहाँ एक और वर्ड यूज होने वाला है जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया। अब वो क्या है वो भी मैं अब आप लोगों को वो अभी आगे थोड़ी देर में अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसा जो है वो पूरा सेटअप है कि जो आपको नज़र आता है अपने बॉडी की बैक पे जो बोन मौजूद होती है उसमें एक खास तरह के बोन्स होती हैं जिनको आप कहते हैं वर्टेब्रा। मैं अगर वहीं से इसको जो है वो इसकी डायग्राम उठा के ले आऊँ बजाय से कि यहाँ पर बनाऊँ, उसके बाद उसको जो है वो कर लेंगे। देखिएगा कि यहीं से इसकी पिक्चर उठा लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। बेटा ये जो पिक्चर है इसको हम ले जाके वहाँ पर डिस्कस करते हैं। कि बेटा ये जो आप लोगों को एक दिखाया गया है इसमें जो येलोइश कलर में है, ये जो सारी बाउंड्री है ये वाली, ये सारी बाउंड्री किसकी है? ये वर्टेब्रा की है। ये एक अदद वर्टेब्रा है। वर्टेब्रा क्या होता है? ये वो मोहरा है जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो वर्टेब्रा है इसके अंदर एक्चुअली ये वर्टेब्रा और इसके पीछे एक और सपोर्ट होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका काम होता है, इसका सीधा सीधा काम है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। वर्टेब्रा बोनी स्ट्रक्चर है, इसका काम है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी किस्म की किसी भी शॉक से बचाना। स्पाइनल कॉर्ड वंस अगेन किससे जो है वो प्रोटेक्टेड होती है? एक तो मैंने आपको कहा ना कि स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, ब्रेन जिन चीज़ों पर मुश्तमिल था, मेनिंजेस, मैंने आपको कहा था कि ब्रेन के बाहर छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, मेनिंजेस। वो मेनिंजेस इसमें भी मौजूद होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी मौजूद होती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। सो बेसिकली ये जो मैंने आपको सर्कल बना कर दिया है, ये वर्टेब्रा है, एक मोहरा है, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड कैसे मौजूद होती है वो आपके सामने है। बेटा इसके अंदर आपको दो रीजन नजर आ रहे हैं। एक रीजन है जिसको इन्होंने मार्क किया हुआ है वाइट मैटर,
और दूसरा रीजन है जिसको इन्होंने मार्क किया हुआ है ग्रे मैटर। ये जो ग्रे मैटर है ये बटरफ्लाई शेप का होता है। अच्छा, अब इस ग्रे मैटर का क्या काम है? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वाइट मैटर वाइट क्यों होता है और ग्रे मैटर ग्रे क्यों होता है। किसी को याद है तो मुझे जल्दी से बताएं। व्हाट इज द रीजन ऑफ दीज डिविजन्स इन स्पाइनल कॉर्ड? जी बेटा। जी बिल्कुल ठीक है। जो वाइट मैटर होता है उसमें एक्सॉन्स माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन से क्या मुराद होता है? माइलिनेटेड एक्सॉन से मुराद ये होता है कि तमाम वो एक्सॉन्स जिनके गिर्द मौजूद है क्या, सॉरी इसकी वाइट मैटर की बात हो रही है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। माइलिनेटेड एक्सॉन का मतलब ये होता है कि जो न्यूरॉन हैं उनके एक्सॉन्स के गिर्द फैट की लेयर मौजूद है। अब आइए इस माइलिनेटेड एक्सॉन को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं देखी, लिहाजा इस माइलिनेटेड एक्सॉन को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। बेटा, ये जब एक आपको न्यूरॉन मिलता है, इस एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो दोनों तरह से हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है कि वो नॉन माइलिनेटेड हो, लेकिन कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, सेल्स का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, वो इस एक्सॉन को इस तरह से कवर कर लेते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के गिर्द क्या मौजूद, ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ये सेल्स सिक्रीट करते हैं फैट की लेयर। ये फैट लेयर एक्चुअली माइलिनेटेड लेयर कहलाती है। इसको आप माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है, माइलिन शीथ कहते हैं। ये जो माइलिन शीथ है इसका क्या काम होता है? अब जरा गौर से देखिएगा। आपको ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि जो फैट की लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि फैट की लेयर जहां एक फैट की लेयर खत्म होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक एक फैट की लेयर खत्म होती है, तो इसके दरमियान में थोड़ी सी जगह बची हुई है, और इस बची हुई जगह को आप क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, इस बची हुई जगह को आप नाम देते हैं, ठीक है। इसका क्या जो है वो काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा याद रखिए, जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं ना, इनमें जो इम्पल्स होती है वो हमने उस दिन क्या डिस्कस किया था? हमने कहा था कि नर्व इम्पल्स कैसे मूव करती है। नर्व इम्पल्स के मूव करने का तरीका ये होता है कि उस जगह पर क्या होना चाहिए, उस जगह पर चार्जेस डिस्टर्ब होने चाहिए, सोडियम को अंदर आ जाना चाहिए, और दोबारा जब उसको रिस्टोर करना है तो पोटेशियम को बाहर चले जाना चाहिए। तो जिस जिस जगह पर चार्ज डिस्टर्ब होता रहेगा, जी बेटा, जिस जिस जगह पर चार्ज डिस्टर्ब होता रहेगा, हर उस जगह पर क्या होगा? हर उस जगह पर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा। ये बात हुई थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस जिस जगह पर चार्जेस डिस्टर्ब होंगे, हर उस जगह पर नर्व इम्पल्स रन करना शुरू कर देगी। ये बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है माइलिनेटेड एक्सॉन का? बेटा, इसमें एक दफा चार्जेस इधर डिस्टर्ब होंगे, उसके बाद चार्जेस ने डिस्टर्ब होना है इधर, यहां पर आएगी चार्ज डिस्टर्बेंस। फिर उसके बाद क्या होगा कि जहां पर अगला नोड होगा वहां पर चार्ज डिस्टर्बेंस आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नर्व इम्पल्स है वो बजाय सीधा मूव करने के वो जंपिंग अंदाज में मूव करेगी। ऐसे जब नर्व इम्पल्स जंपिंग अंदाज में मूव करेगी तो इस जंपिंग को आप क्या कहेंगे? इस जंपिंग को आप कहते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स। सॉल्टेटरी इम्पल्स इसको नाम दिया जाता है। अब यहां से आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक नर्व इम्पल्स है जो जंपिंग है, दूसरी नर्व इम्पल्स है जो विदाउट जंपिंग स्मूथ जा रही है। कौन सी नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जल्दी पहुंचेगी? जी बेटा। जी, जंपिंग जो है वो तेज मूव करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जंपिंग तेज मूव करेगी तो इसका क्या मतलब है कि तमाम वो न्यूरॉन्स जिनके इर्द गिर्द फैट की लेयर होगी वो किस मकसद के लिए रखे जाएंगे? वो इमरजेंसी स्टिमुलस के मकसद के लिए रखे जाएंगे। ये वो बात है जो बताने के लिए मैंने आपको ये सारा फिनोमिना जो है ये एक्सप्लेन किया। फैट लेयर जिनके गिर्द होगी उनमें जंपिंग है, उनमें सॉल्टेटरी इम्पल्स है।
साल्टेटरी इम्पल्स है, इसका मतलब है वो ज्यादा फास्ट है, वो फास्टेस्ट है, और आप लोगों की बुक में इसकी स्पीड लिखी हुई है 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें जो है वो मूव करती है, क्या चीज, इम्पल्स जो है वो इसमें मूव करती है। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि फैट की लेयर होना फायदेमंद है। तो अब आइए वापस स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम पे कि ये जो व्हाइट मैटर आपको नजर आ रहा है इसमें है माइलिनेटेड एक्सॉन्स, और माइलिनेटेड एक्सॉन्स का क्या मतलब है कि इसमें जो भी इंपल्स मूव करेगी उसका ज्यादातर जो स्टिमुलस होगा वो इमरजेंसी होगा, उसका ज्यादातर स्टिमुलस इमरजेंसी होगा, और जो नॉर्मल स्टिमुलाई हैं वो सारे के सारे किसमें मौजूद होंगे, वो ग्रे मैटर में होंगे, क्योंकि उसमें जो एक्सॉन्स हैं वो नॉन माइलिनेटेड हैं, और जो इम्पल्स है वो स्लोअर होगी एज कंपेयर टू वाइट मैटर। जी बेटा, ये बात समझ आई? इस हवाले से कुछ सवाल है तो बताइए। रिफ्लेक्स एक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। आप लोगों को मैंने पिछले दिनों डिविजन्स बताई थी। जी बेटा, आप लोगों को मैंने ये डिविजन्स बताई थी। मैंने कहा था जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल में और पेरिफेरल में। सेंट्रल में जितने न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हैं वो सारे के सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और जितने न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हैं, जितनी नर्व्स और जितने न्यूरॉन्स, वो सब के सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ये बात हमारी पहले हो चुकी है और ये पुरानी पिक्चर निकाली है मैंने। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब क्या है? अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। डिस्कशन तो हो गई, आगे चलो। बेटा, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसका काम, पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री या सेंटर से दूर। सेंटर से दूर जो भी बॉडी होती है उसको सेंटर के रेफरेंस से पेरिफेरल कहते हैं। याद रखिए, पोजीशनिंग आमतौर पर जब आपने लोकेशन देनी होती है ना, लोकेशन, तो आप किसी चीज के रेफरेंस से देते हैं। आप हमेशा लोकेशन किसी चीज के रेफरेंस से देते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंट्रल पॉइंट है तो आप कहेंगे कि फलां चीज सेंट्रल पॉइंट से जो चीज जुड़ी होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो प्रॉक्सिमल टू सेंट्रल पॉइंट है, और जो चीज डायरेक्टली जुड़ी नहीं होगी उसको हम कहेंगे वो डिस्टल टू सेंट्रल पॉइंट है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसी तरीके से जब हमने ये कहना होगा कि फलां चीज सेंट्रल पॉइंट से अवे है, जुड़ी हुई भी नहीं हुई बल्कि अवे है, तो उसको आप क्या कहते हैं कि वो पेरिफेरल है, या वो किसी भी एक एरिया की बाउंड्री पर मौजूद है। किसी एक एरिया की बाउंड्री पर अगर मौजूद है तो उसको आप पेरिफेरल कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली कौन सा नर्वस सिस्टम शुमार होता है? ये वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक्चुअल पोजीशन से अलहदा है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था। जी, इस तरह से मैंने आप लोगों को जो है वो बना के दिया था। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिडर कर लें, दिस इज ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद ये जो एरिया है ये मेड्यूला, ये पोन्स हैं, और ये वाला एरिया जो है ये मेड्यूला है, ठीक है। और मेड्यूला जो है इसके जो कंटिन्यूटी है नीचे की तरफ, ये सारा हिस्सा जो है ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड का। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आइए उस बात की तरफ जो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। बेटा, बहुत सी ऐसी नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाती। गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। बहुत सी ऐसी नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाती। हम आमतौर पे क्या कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन बाकी बॉडी से राब्ता किसके जरिए रखता है? स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सी नर्व्स को रिसीव ही नहीं करता, बल्कि वो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के बजाय एक और जो है वो रास्ता इख्तियार करती हैं। तो अब आपको कौन सा रास्ता है? मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत सी नर्व्स ने स्पाइनल कॉर्ड में एंटर ही नहीं होना। ये तमाम नर्व्स ब्रेन से डायरेक्टली निकल रही होती हैं। बेटा, न्यूरॉन्स की बात नहीं हो रही, नर्व्स की बात हो रही है। ये तमाम नर्व्स ब्रेन से डायरेक्टली निकल रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुए बगैर, और ये हमारे ब्रेन हेड की तरफ भी आती हैं, हमारी चेस्ट की तरफ भी आती हैं,
और हमारे शोल्डर्स की तरफ भी आती हैं, हमारे बाजू वगैरह की तरफ भी आती हैं। और एक और बात आपको यहाँ पर बताऊं कि ये जो नर्व्स होती हैं इनका काम जो है वो इवन बहुत सी ऐसी नर्व्स इनमें से होती हैं जो हमारे स्टमक तक भी आती हैं, माउथ तक। बहुत सी ऐसी नर्व्स हैं जो हमारे माउथ तक आती है। माउथ तक आने वाली नर्व का स्पाइनल कॉर्ड में घुसने का तो काम ही कोई नहीं है, ठीक है। सो ये जो नर्व्स हैं जो बगैर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुए बॉडी में फैल रही हैं, सेंट्रल नहीं है, ब्रेन के अंदर नहीं है, बल्कि ब्रेन से बाहर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में भी नहीं है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो क्या है, ब्रेन से बाहर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, नहीं, हरगिज जरूरी नहीं। ब्रेन से बाहर जो है वो भी नर्व्स होती हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि बहुत सी ऐसी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाती है। जैसे हमारा ब्रेन डायरेक्टली कभी भी लेग से ताल्लुक में नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारा ब्रेन लेग्स के साथ डायरेक्टली कभी भी ताल्लुक में नहीं होता, डायरेक्टली कभी नहीं होता ब्रेन, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड तो पेल्विक रीजन में आके खत्म हो जाती है। दोबारा मेरी बात गौर से सुने, स्पाइनल कॉर्ड पेल्विक रीजन में आके खत्म हो जाती है, तो उसके बाद कौन सी ऐसी चीज है जो लेग्स को राब्ते में रखेगी? जी बेटा, स्पाइनल कॉर्ड तो लेग्स में जा ही नहीं रही, स्पाइनल कॉर्ड तो खत्म हो जाती है पेल्विक रीजन में आके, तो फिर वहां स्पाइनल कॉर्ड और लेग्स के दरमियान में कौन सा राब्ता होगा? कौन राब्ता रखेगा? हाँ भाई, स्पाइनल कॉर्ड और लेग्स के दरमियान में नर्व्स में राब्ता रखना है ना। नर्व्स होंगी ना जो राब्ता रखेंगी। सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ की नर्व का नाम मैंने इसलिए आप लोगों से पूछ लिया कि यहाँ की नर्व का नाम आप लोगों को पता है, शियाटिक नर्व होता है, ठीक है। सिर्फ इस वजह से मैंने पूछ लिया, वरना जाहिर है अगर कोई चीज ब्रेन से नहीं जुड़ी हुई और उसे स्पाइनल कॉर्ड से राब्ता करना है तो उसका रास्ता कौन सा है? उसका रास्ता स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि बहुत बड़ा हिस्सा है वो उन नर्व्स का जो क्या है, अदर देन नर्व्स, अदर देन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जितनी नर्व्स होंगी जो पूरी बॉडी में फैली होंगी, उन तमाम नर्व्स को मिला के कौन सा नर्वस सिस्टम बनेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल वो होती हैं जो कि ब्रेन से निकलती है। क्रेनियम जहां पर आएगा, क्रेनियम वो तो खोपड़ी, क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी, क्रेनियम खोपड़ी होता है। और इसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ देती हैं नर्व्स, वो कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। तो याद रखिएगा कि जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं वो टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से टोटल नर्व्स के पेयर निकलते हैं वो 33 होते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि टोटल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी हो गई? 24, क्योंकि 12 पेयर हैं। इसी तरीके से 33 या 32 होती हैं। अब ये जो है ये टोटल कितनी बनेंगी? 64 नर्व्स बनेंगी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मेजर नर्व्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है वो कितनी है? 24 प्लस 64। टोटल जो है वो इस तरह से डिवीजन है। जी बेटा, ये पेरिफेरल समझ आया? जल्दी से बताइएगा, कोई सवाल है अगर, क्योंकि फिर मैंने आगे भी मूव करना। चलें आगे चलते हैं जी। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से जो है वो मैं ये डायग्राम बनाता हूँ ताकि जो है वो ये बात क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स में होता है, न्यूरॉन्स से बनता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो नर्व्स होती हैं जो सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स वो हैं जिनका काम है मैसेज ले जाना, कहाँ? ब्रेन की तरफ। बस यहाँ पर आगे जो है वो डिवीजन
कोई डिवीजन नहीं है। दूसरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से मैसेज लेकर आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मोटर नर्व्स। ये किसकी बात हो रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह की नर्व्स पर मुश्तमिल है, एक वो जो मैसेज लेकर आ रही हैं, एक वो जो मैसेज लेकर जा रही हैं। तो जो सेंसरी नर्व्स हैं उनकी तो आगे कोई डिवीजन नहीं है, मोटर नर्व्स की आगे दो डिवीजन है। एक वो डिवीजन है जो वॉलंटरी है, यानी वो वाली नर्व्स जो कौन से एक्शन करवा रही हैं, वॉलंटरी, और इसको आप कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो वाला नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, वो वाला नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है, यानी जो ऐसे मैसेजेस लेकर जा रहा है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे हमारे कंट्रोल में कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स, हम अपनी मर्जी से स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो स्केलेटल जो हमारी मर्जी से मोटर नर्व्स यानी ब्रेन से जो मैसेज हमारी मर्जी से आता है उसको आप कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरी टाइप के नर्व्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये वो वाली नर्व्स हैं जो कि कौन सा सिस्टम लेकर आ रही हैं, कौन से मैसेजेस लेकर आ रही हैं, इनवॉलंटरी। इसको आप कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये बेटा वो वाले नर्व्स हैं जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये वो नर्व्स हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ऑटोनोमिक पे, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक वो है जो मैसेज लेकर ब्रेन की तरफ आ रही हैं, उनकी आगे कोई डिवीजन नहीं है, वो सेंसरी नर्व्स है। दूसरी मोटर नर्व्स है जो ब्रेन से मैसेज लेकर जा रही हैं। जो लेकर जा रही हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो होती हैं जिनमें हम अपने डिसीजन से ब्रेन से कोई मैसेज भेजते हैं, जैसे मैं अभी इस वक्त जो राइटिंग कर रहा हूं और जो मैं अपने आर्म्स और हैंड्स को मूव कर रहा हूं, वो मेरा वॉलंटरी एक्शन है, वो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। अनकॉन्शियस सही, लेकिन वो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन वो एक्शंस जो इनवॉलंटरी हैं, जिन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जिन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो जो है वो कौन सी हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक वो हैं जो इमरजेंसी टाइम पे मूव करती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक वो हैं जो कि हमारी बॉडी जब काम डाउन होती है उस वक्त जो है वो अपनी वर्किंग करती हैं। हमारी बॉडी को काम डाउन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ने काम करना होता है। याद रखिए, यहाँ पर आप लोगों को बार बार मैं कह रहा हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा याद रखिए, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि इसमें ब्रेन है, या इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं। ये किसकी बात हो रही है, याद रखिए, ये बात हो रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। यानी आप यहीं पर किसको माइनस कर चुके हैं, आप यहीं पर माइनस कर चुके हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। लिहाजा ये जितनी डिवीजन की बात हुई है, ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर जाने वाली सेंसरी नर्व, ब्रेन से मैसेज लेकर आने वाली मोटर नर्व्स, ये सब की सब कौन सी नर्व्स की बात हो रही है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर हैं। फिर मोटर नर्व्स, अब यहां पे क्या माइनस हो गया, हम अब इस पोजीशन पे सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोटर नर्व्स डिस्कस कर रहे हैं। मोटर नर्व्स की डिस्कशन में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी है। यहां पे क्या माइनस हो गया, वॉलंटरी की आगे कोई डिवीजन नहीं है, इनवॉलंटरी की आगे डिवीजन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड शामिल नहीं है। अब आइए, ये यानी इसका मतलब है ये सिर्फ नर्व्स हैं, ये सिर्फ नर्व्स हैं, ठीक है। अब आइए जरा मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में मजीद बताता हूँ। बेटा ये जो होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके गैंग्लिया होते हैं, यानी सेल बॉडीज के क्लस्टर मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के मिडल में, स्पाइनल कॉर्ड के मिडल में, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, ये गैंग्लियन है। ये गैंग्लिया हैं, बल्कि गैंग्लियन नहीं कहना चाहिए, ये गैंग्लिया हैं। और ये किसके गैंग्लिया हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया हैं। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां से कंट्रोल किया जा रहा है, इन गैंग्लिया से कंट्रोल किया जा रहा है। जो भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगी, हर वो स्टिमुलेशन जो हमारी बॉडी को किसमें मुब्तला करेगी, हर वो स्टिमुलेशन जो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में मुब्तला करेगी, वो इस गैंग्लिया से आएगी, ठीक है।
ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से एक्चुअली नहीं आ रही, बल्कि अच्छा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी कमांड कर सकते हैं इसको। मतलब ऐसा हो सकता है कि ब्रेन इसको कहे कि भाई इमरजेंसी स्टिमुलस दो डर के मौके पे। जैसे अगर हम डरे हुए हैं, अगर फियर है, तो फियर की फीलिंग तो ब्रेन में है, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सिंपैथेटिक गैंग्लिया में आएगी और यहां से जो है वो क्या रिलीज करवाए जाएंगे, यहां से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज करवाए जाएंगे। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ये दोनों रिलीज करवाए जाएंगे। ठीक है, ये अब आप देखें कि फर्ज करीब जो है वो फियर या फाइट की कंडीशन, फाइट और फ्लाइट। आपको पता है ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसका काम होता है फाइट और फ्लाइट, या लड़ो या भाग जाओ। ठीक है, या लड़ो या भाग जाओ से क्या मुराद है? एक्चुअली लड़ो या भाग जाओ से मुराद ये नहीं है कि ये सिर्फ लड़ाई के वक्त काम करेगा। लड़ो या भाग जाओ से मुराद होता है कि इस सिचुएशन को फेस करो या इस सिचुएशन को डिनाई कर दो, दोनों में से एक काम है। उसके लिए अब जितनी भी सेंसेशन होनी है, जो भी मैसेज आना है, वो आना तो ब्रेन से है। ब्रेन से मैसेज आता है और वो ब्रेन जो है वो इसको कमांड करता है और यहां से आगे जो है वो सेंसेशन ट्रेवल करवाई जाती है कि जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होगा या नहीं होगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो हमारी बॉडी में दो केमिकल उस टाइम अबंडेंस में मौजूद होंगे। एड्रेनालिन भी मौजूद होगा जो सिंपैथेटिक में, यानी इमरजेंसी कंडीशन में। ये इमरजेंसी हार्मोन्स है दोनों, इमरजेंसी हार्मोन्स हैं दोनों। यानी सिंपैथेटिक कंडीशन में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों इस सिंपैथेटिक गैंग्लिया से रिलीज होंगे और हमारी बॉडी में हमें इस काबिल बनाएंगे कि हम इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करें। फिर गैंग्लिया होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे। ये गैंग्लिया किसके होते हैं? दीज आर गैंग्लिया फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया होते हैं और ये हमारी बॉडी को रेस्ट की कंडीशन में, कामनेस की कंडीशन में लेकर जाती है, कामनेस की कंडीशन में लेकर जाती है। इसमें आप देखिएगा कि जो सिंपैथेटिक है उसकी निशानियां क्या होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की निशानियां ये होती हैं कि हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है हमारी, हमारा ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग रेट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो है वो आप कह लें कि प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। प्यूपिल डायलेशन क्यों होती है खौफ में? आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जो है वो जैसे गुस्से में भी आमतौर पे प्यूपिल डायलेशन हो जाती है। प्यूपिल डायलेशन का क्या मकसद होता है आपको पता है? प्यूपिल डायलेशन का क्या पर्पस हो सकता है? जी बेटा। What will be the purpose of pupil dilation? याद रखिए हम तो प्यूपिल डायलेशन को ऐसे मकसद के लिए आमतौर पे यूज नहीं करते। प्यूपिल डायलेशन आमतौर पे, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पता है एनिमल किंगडम में कब यूज होता होगा, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि एनिमल किंगडम में, एंसेस्टर्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूज ही तब होता है जब कोई फियर की कंडीशन होती है, जब भागना होता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसे टाइम पर प्यूपिल का डायलेट होना क्यों जरूरी है? अब आइए ये फिनोमेना जो है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। देखिए याद रखिए, एक है हमारा लेंस। लेंस, इस लेंस के आगे जो है वो मसल्स के जरिए एक हमारा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। और ये कॉर्निया जो है इसके इर्द गिर्द मसल्स होते हैं और ये एक्चुअली पूरा रीजन कॉर्निया है मसल्स के साथ साथ। ठीक है, मैंने गलत लेबल कर दिया, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए, और ये जो होल मैंने आपको शो किया है ये प्यूपिल है। एक्चुअली क्या होता है कि इस प्यूपिल को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये प्यूपिल आमतौर पे एक्सपेंड कब होता है ये आप लोगों को तजर्बा बताता हूँ। जब आप लोग धूप से अंधेरे में आते हैं तो यकदम आप आंखों को ऐसे करते हैं, नजर नहीं कुछ आ रहा, ऐसे करके फैलाते हैं कि क्या हुआ। एक्चुअली आप कोशिश कर रहे होते हैं, क्या कोशिश कर रहे होते हैं? धूप में आपका प्यूपिल साइज छोटा हो जाता है। ये प्यूपिल कौन सा है? इस
ब्लैक की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर एक और सर्कल होता है उसकी। आपके जो प्यूपिल होते हैं वो धूप में सिकुड़ जाते हैं। क्या वजह है? आप धूप की रोशनी को अवॉइड कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो प्यूपिल है ये लेंस के आगे होता है, लेंस इसके पीछे। लेंस का साइज छोटा बड़ा नहीं हो सकता, लेंस एक साइज का रहता है। लेंस का काम है फोकस, लाइट को फोकस करना रेटिना पे। लेंस का काम छोटा बड़ा होना नहीं है, यानी लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना लेंस का काम नहीं। लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना काम है प्यूपिल का। जिस टाइम पर आप धूप में होते हैं उस टाइम पर आपका ये प्यूपिल सिकुड़ जाता है। क्यों? लेंस तक कम लाइट पहुंचे, लाइट आपको तंग ना करे। आप धूप से अंधेरे कमरे में एंटर होते हैं, एकदम आप ऐसे आंखें फाड़ते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। वो आप आंखें क्यों फाड़ते हैं? क्योंकि अपेरेंटली आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मुझे ज्यादा रोशनी रिसीव हो, लेकिन वो कब तक रिसीव नहीं होगी जब तक प्यूपिल डायलेट नहीं कर देगा। अंधेरे में थोड़ी देर बाद क्या होता है, तकरीबन 1 मिनट के बाद आपको सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। आप चीजें टटोलने के बजाय आपको नजर आना शुरू होता है, ये चीज यहाँ पड़ी, ये चीज यहाँ पड़ी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अंधेरे में आते हैं तकरीबन 1 मिनट के बाद आपके प्यूपिल अंधेरे के लिए ओपन हो जाते हैं कि जहां जहां से लाइट रेज आ रही हैं उसको रिसीव करो। प्यूपिल का पर्पस है लाइट रेज को एडजस्ट करना, कि लाइट रेज अगर कम लानी है तो प्यूपिल कम हो जाएगा, साइज अपर्चर उसका कम हो जाएगा, और अगर लाइट रेज ज्यादा लानी है तो उसका साइज एक्सपेंड कर जाएगा। ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, ये मैं आपको रैंडम बता रहा हूं कि प्यूपिल का साइज डायलेट और नैरो हमारी आम लाइफ में कहां कहां पर होता है। ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। बहुत से लोगों को सर तजुर्बा होता है, अंधेरे कमरे में गए, नजर नहीं आ रहा, थोड़ी देर के लिए आंखें फाड़ी, फिर अच्छा हाँ ठीक है अब नजर आना शुरू हो गया। वो क्या हुआ, उतनी देर में प्यूपिल एक्सपेंड करता है और आईज में लाइट रेज आना शुरू होती हैं। यू आर गोइंग टू सी एवरीथिंग इजीली। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या? इस वाले कंक्लूजन से आप मुझे इसका फियर में इसका पर्पस दिखाइए, बताइए कि फियर में प्यूपिल डायलेशन का पर्पस क्या हो सकता है। जी बेटा, बोल दो भाई, ट्राई भी नहीं करते यार। प्यूपिल डायलेशन करवानी है, फियर में प्यूपिल डायलेट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो कम नजर आएगा कि बोंगी मार रहा है। फाइट और फ्लाइट और फियर में एक्सपेंड का मतलब ही ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नजर आए ताकि आप अपना बचाव कर सकें। अगर एक हिरण एक शेर से बचकर भाग रहा है और उसका विजन जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है, तो उसको इर्द गिर्द से आते हुए और मजीद हमलावर अगर हैं तो वो नजर नहीं आ सकते उसको। ये आंखें नहीं, आंखों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं प्यूपिल की बात कर रहा हूं। क्योंकि आंखों का एक्सपेंड हो जाना इसका कोई फायदा नहीं, प्यूपिल के एक्सपेंड होने का फायदा। प्यूपिल एक्सपेंड होता है, आपका विजन बढ़ जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ताकि मजीद, एक दफा चोट लग गई है तो मजीद चोट लगने वाले या मजीद फियर के किसी भी फैक्टर को आते हुए पहले ही देख लिया जाए ताकि वो हम तक आने से पहले हमें रिसीव हो जाए। जी शुएब, आप मजीद कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी जी। सो फियर जो है वो इस किस्म की चीज है, गुस्से में भी यही होता है। देखिए, गुस्सा और फियर वगैरह जो है ना ये तकरीबन एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं। खुशी में भी बाज़ औक़ात, खुशी भी ना, ये जो फियर जहां से कंट्रोल होता है ना उसके बड़े करीब से, खासतौर पर गुस्सा भी, सॉरी फियर नहीं, हाँ मैं गलत कह गया, गुस्सा और खुशी तकरीबन एक ही जगह से कंट्रोल होती है। इनमें जो है वो थोड़ा सा कम फर्क होता है। ठीक है, सो लेकिन ये है कि गुस्से में एक्सपैंड हो जाते हैं प्यूपिल, फियर में एक्सपैंड हो जाते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, अच्छा इसके उलट सारा कुछ होगा पैरासिम्पैथेटिक में। अव्वल तो मैंने आपको क्या बताया, पैरासिम्पैथेटिक की गैंग्लिया कहां पर हैं? स्पाइनल कॉर्ड में एंड पे। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे हैं। अब आपका उलट होगा, हार्ट बीट लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा,
डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। याद रखिए ब्लड का प्रेशर और फ्लो डिफरेंट चीजें, ठीक है। और इसी तरीके से प्यूपिल वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जरूरत नहीं है, जितनी आइज की रिसीविंग है उतना ही रखना है, इससे ज्यादा मजीद जो है वो आपने लाइट को रिसीव नहीं करना, तो प्यूपिल्स अपने साइज पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो, जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जल्दी से। अच्छा जी, कोई नहीं, इतना भी नहीं, अजीब सा हो रहा है, समझ जुकाम है भी और नहीं भी है, समझ नहीं आ रही। ये हल्का फुल्का हो जाता है असल में, पिछले दिनों वो अकॉर्डिंग टू